गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकाली थी, जो बोर की परिकल्पनाओं को लेकर, बोर की परिकल्पनाओं पर आधारित जो है वो परिकल्पनाओं को लेकर हमने उन्हीं सूत्रों से आर का मान निकाला था। और हमारा सूत्र जो निकला था वो निकला था आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे पाई एम ई स्क्वायर। ये तो सारे कांस्टेंट हैं और वेरिएबल राशि जो बदलने वाली राशि है वो कौन है, एन स्क्वायर बटे जेड। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू अगर अपन रखें, इन सब का मान अगर अपन रखते हैं तो वो मान एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 का स्क्वायर एन स्क्वायर बटे पाई का मान 3.14 गुणा एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ये जेड, ये अपन ने इन सब की जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सब की मान हमने इन सब की वैल्यू रख दी, इन सब का हमने मान रख दिया। तो इन सब को जो अपन कैलकुलेट करते हैं तब वो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो है 0.529 एन स्क्वायर बटे जेड। ठीक है, और ये आर एन का मान प्राप्त हुआ। तो यहां पर ये जो मान है ये इन सभी कांस्टेंट का मान रखने पर इनका जो गुणा भाग है उनको उसको करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब Z का मान अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर अपन ज्ञात करें तो Z का मान 1 आ जाएगा। और पहली कक्षा के लिए अगर n का मान अपन 1 रखते हैं, पहली कक्षा के लिए अगर अपन इसका मान ज्ञात करते हैं तो n का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n का मान 1 पहली कक्षा के लिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर अपन निकालते हैं तो Z का मान 1 हो जाएगा। तो यहां अपन लिखें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि बोर ने, मैंने आपको कल ही बताया था कि बोर नामक वैज्ञानिक ने केवल हाइड्रोजन परमाणु को लेकर ही पूरा कैलकुलेशन किया था। जो परिकल्पनाएं निकाली थी वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही निकाली थी। इसलिए हम जो त्रिज्या है, वेग है, ऊर्जा है, ये सब अपन हाइड्रोजन परमाणु का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या जाएगा, Z बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ Z का मान 1 लगा देंगे तो Rn बराबर 0.529 एन स्क्वायर। अब अगर अपन n का मान 1 रखते हैं तो n के एक मान के लिए पहली कक्षा का मान आएगा और पहली कक्षा का जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1। n का मान अगर अपन 1 रख देते हैं, ये जो वैल्यू है ये एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम का मतलब है कि 10 की घात -10 का इसको जब हल करेंगे तो 10 की घात -10 भी आएगा। तो प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1 रखें तो यहाँ R1 आ जाएगा। R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ n का मान 1 रखने पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो वैल्यू क्या जाएगी, पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी आई, 0.529 और जो R1 का जो मान है, R1 की जो वैल्यू है या R1 का जो सूत्र है वो क्या होगा, क्या हमें प्राप्त होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यही लिख देती हूं मैं सूत्र। R1 बराबर, देखिए इसी सूत्र में इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी सूत्र में आप Z का मान तो 1 रखोगे, n का मान भी 1 रखोगे, तो वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, ये आ जाएगी जो कांस्टेंट है पाई एम ई स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, आपके Rn का मान आ गया। ठीक है, जहां Z बराबर 1 और n बराबर 1। क्लियर है।
अब यही फॉर्मूला अगर अपन समीकरण 1 में रखते हैं, अपन संबंध ज्ञात करते हैं अगर, तो ये सारी कांस्टेंट राशि, तो Rn का जो मान है वो किन राशियों पर निर्भर करेगा? Rn बराबर n² बटे z R1। इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया? R1 रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि R1 की जो वैल्यू है यही है, कांस्टेंट मान ही है, पूरा का पूरा जो नियत मान है ये देखो। तो यहाँ n का मान हमने क्या किया? 1 रखा, z का मान हमने क्या किया? 1 रखा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा। तो ये R1 का मान आ गया, ये मान, इसकी जगह अगर अपन R1 रखते हैं तो हमें एक संबंध मिलता है ये वाला। अब इससे स्पष्ट है कि Rn का जो मान है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं की जो त्रिज्या है वो किस पर निर्भर कर रही है, क्योंकि R1 तो कांस्टेंट है, नियत राशि है जिसकी हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर ये जो राशि है वो किस पर निर्भर करेगी? स्पष्ट है कि Rn समानुपाती n², विभिन्न कक्षाओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होगा, और z परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यदि अपन यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लें, जब भी हाइड्रोजन परमाणु लेंगे तो z का मान आप 1 कर दो, तो बचेगा क्या? केवल n² बचेगा। अब n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए z का मान एक है ही, इसको आप समीकरण दे दो, इसको आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 2, और यह आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में आप z का मान तो 1 रखना ही है और n का मान आप 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा? Rn बराबर 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4R1, ठीक है, यहां आ जाएगा 2R2। इसी प्रकार R3 कितना आ जाएगा? 9R1। तो इनका अगर हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपात कितना आ जाएगा? R1 का अनुपात, R2 का अनुपात, R3 का अनुपात, ऐसे अपन आगे बहुत सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो R1 की जगह तो आप क्या लिख दोगे? R1 लिख दोगे, अनुपात R2 की जगह क्या लिखोगे? 4R1 अनुपात R3 की जगह क्या लिखोगे? 9R1। तो इसका अनुपात आएगा क्या? 1:4:9, ठीक है। अगर अपन R4 निकाले तो आ जाएगा 16, 25, अर्थात वर्ग वाली सीरीज बनेगी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर नहीं पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं में त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 होता है। तो आपको शुरू से दोनों परिकल्पनाएं लेनी है और दोनों परिकल्पनाएं लेकर उनसे v का मान लगाकर, जैसा कि अपन ने कल डेरिवेशन किया था, और आपको यहां तक करना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। अब हमारा जो दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के लिए वही हमें परिकल्पनाएं लेनी होगी। यहां हम लिख देते हैं, हमने पहला बिंदु निकाला था Rn बराबर ε0 n² बटे पाई mz²। ये त्रिज्या का फॉर्मूला हमने निकाला है, ये हमें याद रखना है। अब हमें कक्षीय चाल निकालनी है, तो बोर की
प्रथम परिकल्पना से क्या था हमारा प्रथम परिकल्पना क्या थी? जो कूलम्ब बल है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, वही था ना। तो कूलम्ब बल क्या था? के, या आप ये ले सकते हैं mv² बटे rn बराबर nवीं कक्षा के लिए निकाल रहे हैं तो vn और rn लेना पड़ेगा। और यहाँ पर k 1/4πε0 की जगह हम k लिख देते हैं, क्योंकि k का डायरेक्ट मान हमें पता है 9 × 10⁹ होता है ना। तो इसमें ε0 का मान नहीं रखना पड़ेगा, लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। और ze² बटे rn का स्क्वायर, ये हमें मिला। ठीक है, ये पहली परिकल्पना थी। दूसरी क्या थी? mvr, ये कोणीय संवेग था, इसके बराबर होता है nh बटे 2π के, यही था। nवीं कक्षा के लिए इसलिए vn और rn लिखना है। ये समीकरण आपकी आ गई। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर, 1 में 2 का भाग लगाना है और हमें निकालना क्या है? vn निकालना है। vn वाले फॉर्मूले में rn नहीं आना चाहिए, तो भाग लगा दीजिए आप। vn का स्क्वायर बटे rn भाग m vn और rn बराबर, यही था। ये ऊपर वाला हमने ऊपर लगा दिया, नीचे वाला हमने नीचे भाग लगा दिया, बराबर यहाँ क्या है? k z² बटे rn का स्क्वायर और बटे में nh बटे 2π, ये भाग लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? राशियों को पलट देंगे, इसको हल करना पड़ेगा ना। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, यहां डायरेक्ट काट सकते हैं क्या? डायरेक्ट कट करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ऊपर वाली राशि को ऊपर वाली राशि से काटना है, या आप इसको पलट ही दो। पलटने के बाद में इजी हो जाएगा सभी बच्चों के लिए, जो मान लो नहीं डायरेक्ट काटना नहीं समझ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सही हो जाएगा ये। तो इसको अपन पलट देते हैं, यही पलट देते हैं, दिख जाएगा आपको, दिख रहा है जगह है नीचे। तो यह जाएगा आपका m vn का स्क्वायर बटे rn गुणा, नीचे वाली राशि पलट कर ऊपर चली जाएगी और ये वाली राशि यहाँ जाएगी, तो जाएगा 1/m vn rn बराबर, इधर आ जाएगा आपके k z² बटे rn का स्क्वायर गुणा 2π बटे nh, पलट दिया। अब देखिए जो राशियां कट रही है उनको आप काट दो। कौन कौन सी कट रही है? m से m कट जाएगा, यहाँ vn का स्क्वायर है, यहाँ vn है, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए r² है, इधर भी r² है, तो इस r² से ये r² कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसके अतिरिक्त और कोई राशियां नहीं कट रही। यहाँ पर क्या बचा? केवल vn, और यहाँ जो बचा वो अपन लिख देंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी vn बराबर, इधर केवल vn बचा, यहाँ क्या बचा? k z² ये 2 अपन आगे लगा दे, ये वाला 2 आगे लगा दे, ये पाई बटे में nh, n और h। अब इसमें आप देखिए, इसको अगर अपन हाइड्रोजन के लिए लें तो z का मान तो ये करना ही है। z और n के अलावा सभी राशियां कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए vn बराबर, नियत राशियों को एक जगह रख दो, z और n को पीछे ले जाओ, 2π k e² बटे h, और यहाँ आ जाएगा z/n। ये सभी राशियां नियत है। तो vn जो है कक्षीय चाल जो है वो
Z के तो होगा समानुपाती और N के होगा व्युत्क्रमानुपाती। N Vn जो है वो Z के तो समानुपाती और Vn जो है वो N के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पर ये Vn वाला फॉर्मूला में लिख देते हैं जो अपन ने दूसरा निकाला। ये निकाला अपन ने 2 पाई K ई स्क्वायर बटे में H और Z बटे N। ये अपन ने V वाला फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसको अपन किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो Vn बराबर 2 पाई K ई स्क्वायर बटे में H और ये N। अब यदि अपन यहाँ सभी मान रख देते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणा 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 का होल स्क्वायर बटे में 6.62 गुणा 10 की घात -34 और ये n। इन सब वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.18 गुणा 10 की घात 6 बटे में n मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख लो, अगर n का मान आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 रख दो, 2 रखोगे तो यहाँ 2 का भाग लगा दो, 3 रखोगे तो आप 3 का भाग लगा दो। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी यहां देख लो, क्या पर इधर n बराबर 1 के लिए V1 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये V1 का मान हो गया। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 के लिए V2 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड बटे में 2 का भाग लगा दोगे। ठीक है, तो ये दूसरी कक्षा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो इसी प्रकार आप V3 भी निकाल सकते हो और जो व्यापक आपका फॉर्मूला आ गया वो आप लिख सकते हो Vn बराबर V1 बटा n। लिख सकते हो ना, क्योंकि यहां देखिए इस फॉर्मूले में ये वैल्यू किसकी है, V1 की, और V1 बटा n आ जाएगा। और पहली कक्षा की जो चाल है वो हमें ध्यान है, अगर 5वीं की पूछे तो आप डायरेक्ट Vn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया ये। तो हमारे पास में हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या निकाली और इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल निकाली। अब जो तीसरा बिंदु है वो है तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है आवृत्ति। हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। अब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति में आवृत्ति की परिभाषा आप जानते हैं। आवृत्ति की क्या परिभाषा है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या या प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। 1 सेकंड में कितने चक्कर लग जाते हैं, 1 सेकंड में 5 चक्कर लग गए तो आवृत्ति 5 हो गई ना। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। एक चक्कर में जितना भी समय लगता है उसका
व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का जो फॉर्मूला है, आवृत्ति को अगर अपन n से या न्यू से व्यक्त कर रहे हैं तो न्यू बराबर 1/T होगा। आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आवृत्ति और समय में तो हमने संबंध देख लिया, वेग अपन जानते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल vn है और एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अगर एक चक्कर लगाएगा और जिसकी त्रिज्या कितनी है? Rn है, तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2πRn। 2πr परिधि होती है ना, तो एक परिधि मतलब एक चक्कर। एक चक्कर में कितनी दूरी? परिधि के बराबर। परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो दूरी कितनी हो गई? 2πRn। कक्षीय चाल कितनी है? Rn। समय कितना लगा? T लगा एक चक्कर में। तो आप वेग वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो वेग या चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय लिख सकते हो ना। तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से आप दूरी को नीचे ले आओ तो 1 समय आ जाएगा ना। तो यहां पर आप क्या आ जाएगा? Vn बटे में दूरी 2πRn बराबर 1/T। ये कैसे है आपको पता लग गया? दूरी का नीचे चाल में भाग लगा दिया ना। और चाल को अपन लिखते हैं Vn और दूरी कितनी? एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई? 2πr। यहाँ 2πr का हमने भाग लगा दिया और 1/T। 1/T किसके बराबर है? आवृत्ति के बराबर। तो यहाँ क्या जाएगा? आवृत्ति। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा आवृत्ति बराबर Vn कक्षीय चाल बटे 2πRn। ठीक है, ये हमारे पास में आवृत्ति आ गई। अब हमें Rn हमने निकाल लिया, कक्षीय त्रिज्या निकाल ली, कक्षीय हमने चाल निकाल ली। इन दोनों का मान या इन दोनों का सूत्र जो है वो हमें यहाँ लिख देंगे। हमें पता है, हमने निकाल लिया। तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ रखने के बाद जो राशियां कट रही हैं उनको अपन काट देंगे और आवृत्ति का हमें सूत्र मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्योंकि Vn बराबर क्या होता है? 2πk² बटे h zn और Rn का मान कितना होता है? ε0 n² बटे πmz²। तो Vn और Rn का मान, इसको अपन समीकरण 1 लगा देंगे। Vn व Rn का मान समीकरण 1 में रखने पर न्यू बराबर Vn का मान क्या है? 2πk² z बटे n और h बटे में 2π। Rn का मान कितना है? ε0 n² h² बटे पाई। यहाँ हमें मान रखना है Rn का। Rn का रखना है नहीं वाला, ε0 n² h² बटे पाई m z और e²। ये हमने मान रख दिया। ये v का रख दिया, ये 2π, ये वाला 2π है और यहाँ ये वाला मान हमने रख दिया Rn का। ठीक है, तो यहाँ पाई से तो पाई काट दो, कट जाएगा और बाकी इस राशि को पलट कर आप ऊपर ले जाओ। 2π k² z बटे n h गुणा z m e² बटे ε0 n² और h²। ठीक है, इसमें जो राशियां कट रही है उनको आप काट दो। कोई राशि कट रही है क्या? देखिए, कोई भी राशि नहीं कट रही ना, तो इनको अपन एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ k की अगर अपन वैल्यू रखें तो k की वैल्यू भी रख सकते हैं, k का मान भी रख सकते हैं।
1/4πε0 आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास में आ गया ना यहाँ पे, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम k का मान रख देते हैं, ठीक है ना। k का मान आप यहाँ रख दो, 2π तो ये है ही, और यहाँ आप रख दो 1/4πε0, ये हमने k का मान लगा दिया। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास में, न्यू बराबर ऊपर क्या बचा e² और ये e², e4 आ जाएगा, mz² आ जाएगा, तो mz e² e4 बटे में 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर और h का n का क्यूब आ जाएगा, n³ और h³। ये हमारे पास में समीकरण नंबर आ गया 2। ये आकृति का फॉर्मूला आ गया। तो हमने त्रिज्या निकाल ली, हमने कक्षीय चाल निकाल ली और हमने आवृत्ति निकाल ली। तो 3 पॉइंट निकाले हैं। अब हमें ऊर्जा निकालनी है, जो अपन कल करेंगे। चौथा जो पॉइंट है, ठीक है। तो आज आप इतना करोगे, इतना डेरिवेशन निकाल के देखोगे। करना कुछ नहीं है आपको, केवल परिकल्पनाएं याद रखनी है और परिकल्पनाओं के माध्यम से आपको ये चीजें निकालनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।